एक शख्स अगर कोई क्राइम करता है तो पुलिस उस तक कैसे पहुंचती है? अलग अलग जरिया होते हैं, या तो उसकी फैमिली के थ्रू, उसके किसी दोस्त रिश्तेदार के थ्रू, जहां वो काम करता है उसके थ्रू, और या फिर आप टेक्निकल सर्विलांस पे आ जाओ। उसका फ़ोन, मोबाइल, उसके बैंक अकाउंट, उसके जीएसटी, आधार कार्ड, पैन कार्ड, कोई भी ऐसी चीज़ जो कहीं रजिस्टर्ड हो, तो उसके ज़रिए आप उसे पुलिस सूंघते हुए वहाँ तक पहुँच जाती है। अब एक ऐसा शख्स जिसे पता है कि ये वो चीज़ें हैं जिनसे पुलिस उस तक पहुँच सकती है, उन सारी चीज़ों को मिटा दे, मतलब अपनी पहचान ही मिटा दे, और फिर कहीं जाकर 140-45 करोड़ की आबादी के बीच में किसी छोटी सी जगह या किसी भी शहर में अपने आप को गुम कर दे। कैसे पहुंचेगी पुलिस वहां तक? आज की कहानी एक ऐसे कातिल की कहानी है जो पूरे 20 साल तक हर उस निशानी को मिटा गया जिसके जरिए पुलिस उस तक पहुंच सकती थी, लेकिन सिर्फ एक छोटी सी गलती की, और 20 साल बाद जब उसे यकीन भी नहीं था कि अब तो पुलिस भूल चुकी होगी, फाइल पता नहीं कहाँ होगी, पन्नों में होगी कि नहीं होगी, पुलिस पहुंचती और उसे गिरफ्तार करती है। नायाब तफ्तीश की कहानी ये आपको सुनाऊं उससे पहले बहुत मैंने शुरू में कहा कि अगर एक शख्स अपनी पूरी निशानी मिटा दे तो पुलिस उस तक कैसे पहुंचेगी। ये कहानी एयरफोर्स के एक क्लर्क की है। इस क्लर्क का नाम है विनोद शर्मा। विनोद शर्मा ये इनाम रहने वाला आगरा का, लेकिन इसने एयरफोर्स ज्वाइन किया। तो जब एयरफोर्स ज्वाइन किया तो इसकी पोस्टिंग जम्मू कश्मीर में हुई, फिर यूपी में हुई, फिर कर्नाटक में हुई। 1996 में इसने ज्वाइन किया था एयरफोर्स। 6 सालों तक कश्मीर, कर्नाटक, यूपी में पोस्टिंग के बाद 2000 में विनोद शर्मा की पोस्टिंग गुजरात में होती है। गांधीनगर के वटसर एयरफोर्स में, एयरफोर्स स्टेशन में वहाँ पे तैनाती हुई। तो वहाँ इसने अपनी नौकरी की और वहीं गांधीनगर में इसने एक किराए का घर लिया और वहीं रहने लगा। इत्तेफाक से इसके पड़ोस में एक महिला रहती थी जो शादीशुदा थी और उसकी 2 बेटियां थीं। नाम था उर्मिला जाधव। आने जाने मुलाकात के दौरान विनोद शर्मा को उर्मिला से प्यार हो गया और शादीशुदा उर्मिला जाधव को भी विनोद से प्यार हो गया। पति उर्मिला जाधव का शायद उसे छोड़कर कहीं चला गया था। तब दोनों में प्यार हुआ, दोनों ने तय किया कि शादी करेंगे। विनोद शर्मा ने दोनों बेटियों को भी अपनाने का वादा किया। इसके बाद शादी हो गई। अब शादी के बाद वो वहीं रहने लगे, लेकिन कुछ साल के बाद अचानक विनोद शर्मा का ट्रांसफ़र गांधीनगर से बरेली हो गया। बरेली में वो 2 साल तक रहा। 2 साल के बाद वो वापस गांधीनगर आया। जब गांधीनगर आया उस वक्त एयरफोर्स में क्लर्क की तनख्वाह बहुत कम थी। उर्मिला जाधव चूँकि गुजरात की थी, उसने बताया कि यहाँ डायमंड पॉलिशिंग और बाकी चीज़ों में काफ़ी पैसे हैं, तो तुम ये नौकरी छोड़ो एयरफोर्स की, क्लर्क की, और कुछ अपना बिजनेस करते हैं। विनोद शर्मा को ये बात जच गई। उसने कहा ठीक है। इसके बाद इन दोनों ने गांधीनगर छोड़ा और सूरत पहुंच गए। सूरत में जाकर इन्होंने अपना एक किराए का घर लिया और वहाँ अब विनोद शर्मा ने अपना बिजनेस शुरू कर दिया। सब कुछ ठीक चल रहा था, पर जिस जगह पे किराए का घर लिया था उसके लैंडलॉर्ड यानी मकान मालिक की भी एक दुकान थी डायमंड पॉलिशिंग की। तो अक्सर उस शॉप पे काम करने वाले बहुत सारे स्टाफ मकान मालिक के घर आते थे। ऐसे ही एक स्टाफ जो बार बार घर आता था मकान मालिक का, उससे अब विनोद शर्मा की पत्नी उर्मिला जाधव का अफेयर शुरू हो गया। धीरे धीरे ये बात विनोद शर्मा को पता चल गई। इसको लेकर उर्मिला से उसका काफ़ी झगड़ा भी हुआ और अब तक विनोद को एक बेटा भी हो चुका था। 2 बेटी पहले पति से, अब विनोद का अपना एक बेटा उर्मिला से हो चुका था। तब जब उसे उर्मिला के अफेयर के बारे में पता चला तो मियाँ बीवी में झगड़ा हो गया। रोज़ रोज़ का झगड़ा होता। इत्तेफाक की बात है कि 24 दिसंबर 2004 विनोद शर्मा घर आया। जैसे ही वो घर आया तो उसने देखा कि वही जिसके साथ अफेयर था वो लड़का उसके घर से बाहर निकल रहा है। उसे बहुत तेज़ गुस्सा आया। वो घर के अंदर दाखिल हुआ। उसने बीवी से पूछा। उर्मिला ने कुछ जवाब दिया, लेकिन इस दौरान में उसको बहुत तेज़ गुस्सा था। उसने उर्मिला का गला दबाना शुरू किया और फिर घर के अंदर एक रॉड रखा था, उसको उठाकर उसके सर पे दे मारा। उर्मिला की मौके पर ही मौत हो गई। विनोद को इस बात का एहसास था कि उर्मिला मर चुकी, उसके हाथ से कत्ल हो चुका है। इसके बाद दोनों बेटियां उस वक्त
अपनी नानी के पास गई थी। घर में सिर्फ उसका बेटा था जो बहुत छोटा था। बीवी का कत्ल करने के बाद विनोद अपने उस छोटे से बेटे को उठाता है, ज़रूरी सामान लेता है और सूरत के घर से निकल जाता है। स्टेशन जाता है, वहाँ से ट्रेन पकड़ता है और सीधे आगरा पहुँच जाता है। इधर नेक्स्ट डे अब मकान मालिक किसी काम से विनोद के घर को कुंडी खटखटाता है। अंदर से कोई आवाज़ नहीं आती। वो अंदर जाता है तो देखता है कि कौन से लथपथ उर्मिला की लाश पड़ी है। लैंडलॉर्ड फौरन पुलिस को फ़ोन करता है। पुलिस आती है। जब पुलिस आती है तो तमाम चीज़ें करके देखकर अंदाज़ा हो जाता है और पति गायब। पता चला वो काम पे नहीं गया। तो पहला शक उसी पर। गुजरात पुलिस की एक टीम फ़ौरन, चूँकि जब घर लिया था तो बहुत सारे उसके एड्रेसेस थे, आधार कार्ड भी था, तो उन्होंने उसके ज़रिए उसका पता निकाला और भी कागजात से मिला तो पता चला वो आगरा का रहने वाला है। पुलिस की टीम आगरा गई, लेकिन आगरा में वो अपने घर पर नहीं मिला। कई दिनों तक पुलिस की टीम वहाँ बैठी रही कि आएगा तो पकड़ेंगे, आएगा तो पकड़ेंगे। कोई फ़ायदा नहीं। धीरे धीरे उसको और भी जितने भी रिश्तेदार थे यूपी में हर जगह पुलिस ने ढूंढा, कहीं नहीं मिला। विनोद शर्मा एकदम एक छलावे की तरह गायब। वक्त बीतता गया। 2004 से करते 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 2024 आ गया, यानी अभी जो हाल में गुजरा साल है। लगभग 20 साल बीत गए। इन 20 सालों में विनोद शर्मा का कोई सुराग नहीं मिला। पुलिस ने तमाम कोशिश कर ली कि शायद कुछ मिल जाए, लेकिन हैरानी तो इस बात की थी कि विनोद शर्मा की कोई तस्वीर तक नहीं थी पुलिस के पास, क्योंकि जब वो घर पे गई तो घर में कोई फोटो ही नहीं था, और आगरा गई तो वहां से कुछ मिला नहीं। तब पुलिस के पास तस्वीर तक नहीं, और 20 साल गुजर गए। तस्वीर होती भी तो भूलिया क्या होता ये भी पता नहीं। धीरे धीरे गुजरात पुलिस ने और सूरत पुलिस ने इस केस को भुला दिया। केस भुलाने के बाद अब विनोद शर्मा भी गुम, लोग भूल गए। लेकिन फिर अभी लास्ट ईयर जो वहाँ नए सूरत में पुलिस के कप्तान साहब आए, उन्होंने कहा कि जो अनसॉल्व केसेस उसकी फाइल निकालते हैं। उन्होंने निकाला तो उर्मिला यादव मर्डर केस की फाइल उनके सामने थी। अब उन्हें लगा कि आज तक ये पकड़ा नहीं गया कि चलो इस पर ट्राई करते हैं, तो उन्होंने एक टीम लगाई और एक टीम बनाई, पूरी केस स्टडी की। उस वक्त ये पता किया, आगरा फिर टीम भेजी 20 साल बाद, कि क्या पता वो लौट आया हो कि अब तो पुलिस भूल गई हो। लेकिन कोई फ़ायदा नहीं। पता चला कि वाकई फैमिली या पड़ोसियों से कभी उसने कांटेक्ट ही नहीं किया 20 साल। ऐसा एक भी रिश्तेदार जो शायद कांटेक्ट कर सके नहीं है। पुलिस ने कुछ रिश्तेदारों के फ़ोन नंबर भी दिए, उनको लगाया भी सर्विलांस पर उसमें से एक भी सस्पिशियस नंबर पुलिस के पास ही नहीं था सर्विलांस के दौरान जिससे उन्हें शक हो। जितने भी कॉल आए उनको चेक किया, वो सब जेल में निकले। विनोद शर्मा नहीं मिला। अब लगा कि 20 साल के बाद भी हाथ खाली है। फिर भी नए कप्तान साहब का हुक्म था कि इसको तो सुलझाओ, कोशिश तो करो कम से कम। तो कोशिश जारी थी। अब ये हुआ कि एक काम करते हैं, विनोद शर्मा के नाम, चूंकि वो सूरत में था, एयरफोर्स में रह चुका था, तो उसका सब कुछ तो डिटेल था, लेकिन उसके बाकी का ठिकाना या कोई दोस्त या रिश्तेदार या कहीं छुप सकता है, ऐसी कोई जानकारी नहीं। पुलिस ने सारे बैंक डिटेल, जो एयरफोर्स में जब वो था, जब नौकरी मिलती थी, उस बैंक डिटेल के जरिए, बैंक डिटेल की शायद कहीं विनोद शर्मा ने अपना बैंक डिटेल चालू रखा हो, पता चला है नहीं। आधार, पता चला जो एड्रेस था वो आधार ख़त्म हो गया, उसका कुछ मतलब ही नहीं। जितने जीएसटी नंबर रजिस्टर्ड थे वो भी ढूंढ लिया। विनोद शर्मा नाम से तो बहुत मिलता है, पुलिस की माथापच्ची जारी है। मोबाइल नंबर, लैंडलाइन नंबर विनोद शर्मा के पास टेलीफोन डायरेक्टरी से ढूंढा गया कि भाई यूपी में कितने हैं, हज़ारों विनोद शर्मा होंगे। लेकिन वो करते रहे कि ये कहीं से कोई सुराग मिले, कोई कामयाबी नहीं मिली। अब ये सारी चीज़ें चल रही थी ना, क्राइम रिकॉर्ड पूरे स्टेट का खंगाला, पूरे देश का खंगाला कि कहीं विनोद शर्मा नाम का कोई कैदी ही हो। वो भी निकले पर वो विनोद शर्मा नहीं निकला। मोबाइल फ़ोन, डेटा, सोशल मीडिया, हर एक चीज़ को खंगाल डाला। मतलब जितनी कोशिश हो सकती थी करनी थी, कर दी, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तभी एक रोज़ एक पुलिस वाले को ध्यान आया। उसने कहा, सर मार्च 2020 में कोरोना आया था और जिस तरीके से मौतें हुई 2021 तक, लोग डरे हुए थे और वैक्सीन लगाने की होड़ थी।
तो कम से कम जो भी इस कोरोना काल को जिसने देखा होगा, और अगर विनोद शर्मा जिंदा होगा, क्योंकि एक डाउट ये भी था 20 साल हो गए, पता नहीं अब वो जिंदा भी है कि नहीं है, अगर जिंदा हुआ तो पक्का उसने कोरोना की वैक्सीन लगाई होगी। तो अब जो वैक्सीनेशन का पोर्टल है जिसमें सारी डिटेल होती है, उन्होंने कहा कि चलो इसको खंगालते हैं कि विनोद शर्मा नाम के कितने लोगों ने वैक्सीन लगवाई है। अब इस देश में विनोद शर्मा इतना कॉमन नाम है कि आपको बहुत सारे मिलेंगे। फिर ये वहाँ शॉर्टलिस्ट करो, चलो यूपी तक चलते हैं, यूपी में आगरा चलते हैं, और जगह चलते हैं। कुछ विनोद शर्मा को खंगाला गया, अलग अलग टीम लगाई गई जहाँ जहाँ डाउट था, चाहे आगरा हो या और आसपास, पर वो सब दूसरे निकले, लगा हाथ खाली है। लेकिन इस वैक्सीनेशन, कोविड वैक्सीनेशन पोर्टल को खंगालने का काम जारी था। खंगालते खंगालते आखिरकार एक रोज विनोद शर्मा तो नहीं मिला, एक नाम मिला, वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट था, और वो नाम था चित्रा विनोद शर्मा। अब पुलिस को लगा कि ये चित्रा विनोद शर्मा, चलो इसको भी आजमा के देखते हैं, पता कहाँ का है। तो उसमें पता था फतेहाबाद, आगरा के पास ही है। तो पुलिस को एक क्लू मिला कि आगरा है और ये फतेहाबाद है। अगर ये वही विनोद शर्मा है तो बहुत इसकी गुंजाइश है कि वो वहाँ हो, क्योंकि उस इलाके को वो जानता है। तो चित्रा कौन? तो ये हुआ कि भाई चित्रा विनोद शर्मा है तो उसका मतलब है चित्रा का पति का नाम विनोद शर्मा होगा। उन्होंने कहा ठीक है। अब चित्रा विनोद शर्मा के नाम के उस कोविड वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट पे दिए गए पते पर गुजरात की पुलिस की एक टीम फतेहाबाद पहुंचती है। फतेहाबाद जाकर ढूंढते ढूंढते आखिरकार वो चित्रा के घर पहुंचती है, और वो एक सरकारी अफसर सर्वे के नाम पर जाकर कहती हैं कि आप चित्रा विनोद शर्मा हैं? बोलती हैं हाँ जी। वो कुछ झूठ मूठ का उससे कुछ डेटा वेटा मांगते हैं, कुछ सर्वे करते हैं, फिर कहते हैं कि आपके घर में कौन कौन है? तो बताती है हमारा 2 बेटा है, एक बेटा 24 साल का है और वो नौकरी करता है, और पति उसने कहा विनोद शर्मा। तो वो क्या करते हैं? तो उसने कहा कि उनका एक शॉप है किराने का और वो चलाते हैं। तो उसने कहा ठीक है, सरकारी स्कीम है, अगर आप हमें उन तक भी मिला दें तो हम उनसे भी कुछ सर्वे कर लेंगे। इस बात से अनजान कि ये लोग पुलिस वाले हैं जो सर्वे के नाम पर पहुंचे हैं। चित्रा कहती है कि चलिए बराबर में ही मैं आपको दुकान दिखा देती हूँ। वो वहीं बैठे। अब इसके बाद चित्रा उन पुलिस वालों को एक सरकारी मुलाजिम सर्वे वाला समझकर अपने साथ शॉप पर ले जाती है। अब पुलिस उस शॉप पर पहुंचती है, किराने की दुकान पर। वहाँ एक अधेड़ उम्र का शख्स बैठा है। पुलिस देखती है, लेकिन पुलिस के पास फोटो ही नहीं, तो पता कहाँ से करेगी कि ये है कौन। तो अब सिर्फ देखकर उठा लेना ये भी है कि भाई विनोद शर्मा बहुत सारे होंगे, न कोई स्केच न फोटो, कुछ भी नहीं। जो मौके पर थे उनमें से एक पुलिस वाले ने अपना दिमाग लगाया। उसने कहा हम पहले तो यही बताया कि हम एक सर्वे के लिए आए हैं, ये स्कीम है, सरकार की स्कीम है, यूपी सरकार की स्कीम है जी। तो वो सब जवाब देता रहा। जब जवाब सवाल का दौर ख़त्म हो गया तो उसने कहा अच्छा हम चलते हैं। फिर एक पुलिस वाला अचानक मुड़ता है और कहता है कि एक बात कहूँ? तो विनोद शर्मा कहता जी कहिए। कहता तुम वही विनोद शर्मा हो ना जिसने 20 साल पहले सूरत में अपनी बीवी का कत्ल किया था? और ये कहकर वो सिर्फ उसके चेहरे को देख रहा है। जैसे ही उसने बोला, विनोद शर्मा के चेहरे का नक्शा पल में बदल गया। वो होता ना कि जब आप किसी झूठ को छुपाते हो तो कई बार जुबान, चेहरा, आंखें आपका साथ नहीं देती हैं। तो अभी तक जो विनोद शर्मा बेफिक्र की ये सर्वे वाले आए हैं, जिस तरीके से कैजुअल बिहेवियर के साथ बात कर रहा है, अचानक उस पुलिस वाले के मुंह से ये सुनकर कि तुम वही विनोद शर्मा होना जिसने 20 साल पहले सूरत में अपनी बीवी का कत्ल किया था, उसका पूरा रंग रूप बदल गया। जैसे ही उसके चेहरे को बदलता हुआ देखा, एक पुलिस वाले ने उसका हाथ पकड़ा, कहा हम गुजरात पुलिस से, सूरत से आए, 20 साल से तुम्हें ढूंढ रहे थे, अब चलो। पहले तो उसने कहा कि आप गलत साहब, मैं वो विनोद शर्मा नहीं हूँ, ये है वो है। तो तब तक उसकी बीवी कहती है कि तुम सूरत में तो काम कर चुके थे। अब वो अपनी बीवी का चेहरा देखता है। फिर थोड़ी देर के बाद अपनी बीवी के ही सामने वो अपने गुनाह को कबूल करता है। कहता हाँ मैं वही विनोद शर्मा, मैंने ही उर्मिला यादव का कत्ल किया और मैं अपने उसी बेटे को लेकर वहाँ से निकल गया और
उसके बाद मुझे मालूम था पुलिस मुझे ढूंढेगी, तो कई जगहों से पढ़ा लिखा, अखबारों में, टीवी में, और भी मैं इधर उधर गूगल में, तो मुझे ये पता चला कि इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन उसकी पहचान और उसके इस्तेमाल की जाने वाली बहुत सी टेक्नोलॉजी है। इसीलिए मैंने तय किया उसी दिन कि न मैं सोशल मीडिया पे जाऊंगा, न मैं कभी मोबाइल यूज़ करूंगा, न कभी मैं अब आधार कार्ड बनाऊंगा, न मैं वोट देने जाऊंगा, न मैं अपने इस जो दुकान चलाता हूँ इसका जीएसटी नंबर अपने नाम पे लूँगा, वो भी अपनी बीवी के नाम पर लिया था। मतलब ऐसी कोई भी चीज़ जिससे मेरी शिनाख्त की ज़रूरत पड़े या मेरा नाम कहीं सरकारी पन्नों पर आए, मैं वो कोई काम नहीं करूँगा। उसने कभी मोबाइल यूज़ नहीं किया, उसने कभी लैंडलाइन अपने नंबर पे नहीं रखा, उसने दुकान पे अपना नाम ले लिखा, उसने जीएसटी नंबर अपने नाम पे नहीं लिया, बैंक का खाता उसने अपने नाम पे नहीं खुलवाया, कोई काम नहीं किया। और इस तरीके से उसने 20 साल अपनी पहचान को मारकर कानून को धोखा देता रहा। लेकिन सिर्फ एक गलती उसकी पत्नी ने की, जब वो कोविड वैक्सीनेशन के लिए गई तो उस वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट पर उसने चित्रा विनोद शर्मा लिखवा दिया। और यही एक चीज़ सूरत पुलिस के हाथ लगी। जब विनोद शर्मा को पकड़ा गया अभी हाल में, तब उसका वही बेटा जिसे वो लेकर भागा था, वो करीब 23 साल का हो चुका है और इस वक्त एक कंपनी में, और वो भी उसी गुजरात के वडोदरा में प्राइवेट कंपनी है, वहाँ नौकरी कर रहा है। जब उसके बाप को गिरफ्तार किया गया तब उसे पता नहीं था वो वडोदरा में था। जब बाप को पकड़कर पुलिस सूरत ले गए ट्रांजिट रिमांड के बाद, तब बेटा वडोदरा से सूरत पहुंचा। फिलहाल विनोद शर्मा को पुलिस कस्टडी में रखने के बाद, पूछताछ के बाद, अब जुडिशियल कस्टडी में जेल भेज दिया गया है। चार्जशीट कुछ दिन के बाद दाखिल होगी। लेकिन कमाल है, मैं बार बार एक चीज़ कहता हूँ कि अगर पुलिस वाले सच में अपने ऊपर आ जाए ना, तो शायद ही कोई केस हो जो सुलझ ना पाए। लेकिन उसके लिए जज्बा, उसके लिए दिमाग, उसके लिए लक और उसके लिए इन्वेस्टिगेशन की स्किल की छोटी छोटी चीज़ें भी बहुत बड़ा सुराग दे जाती हैं। अगर इन सारी चीज़ों का संगम हो तो किसी भी केस को सुलझाना नामुमकिन नहीं है। ये इस कहानी का सबक है। तो आज कहानी में